नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी मीडियम और विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें से छठा पाठ है मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। तो आज हम इसका अभ्यास करते हैं। पाठ का नाम है मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। आज गांव के चौक में कासम मीर का लोक डायरा था। रात के समय सभी चौक में इकट्ठे हुए। नन्हे बच्चे पहले से ही आगे की पंक्ति में बैठ गए थे। लोक डायरे में लोक साहित्य के साथ देशभक्ति के गीत भी गाए गए। उत्सव को तो स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया। दूसरे दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा स्मारक क्या होता है? कि गांव में क्या है कि एक डायरा लगा हुआ है, रात के समय सभी चौक में इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर नन्हे बच्चे तो पहले ही पंक्ति में जाकर बैठ गए हैं। और लोक डायरे में क्या होता है कि लोक साहित्य के साथ साथ देशभक्ति के गीत भी गाए गए। और उत्सव जो है उन्हें तो स्मारक का जो गीत था वो बहुत ही पसंद आता है। फिर उसने दूसरे दिन अपने दादा से पूछा कि दादा स्मारक क्या होता है? तो दादा ने उत्तर दिया, स्मारक को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। प्रजा रक्षण एवं कल्याणकारी कार्य करने हेतु इस देश में अनेक वीर शहीद हुए हैं। इन्हीं वीरों के बलिदान की याद में स्मारक बनाया जाता है। त्योहार के दिन स्मारक की पूजा होती है। शहीदों की वीरता के गीत गाए जाते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति, यह जो है हमारे देश की क्या है? संस्कृति है, ऐसा दादाजी ने उन्हें कहा। दादाजी आप हमें अपने देश की संस्कृति की बातें बताएंगे ना? उत्सव और उसके दोस्तों ने आग्रह किया कि उन्होंने दादाजी से आग्रह किया कि आप हमें देश की संस्कृति की बातें बताएंगे। तो फिर दादाजी कहते हैं, रुको कहकर दादाजी 2-3 चित्र ले आए। फिर बोले, देखो इन चित्रों में मंदिर दिखाई देते हैं। पत्थरों को कलात्मक आकार देकर बोलते हुए कर दिया हो ऐसा लगता है ना? दादाजी उन्हें 2-3 चित्र दिखाकर इस तरह से सवाल पूछते हैं। मैं आज आपसे राजपूत युग की संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ बातें करूँगा। कि दादाजी अब उन लोगों से उत्सव और उनके मित्र से कहते हैं कि आज मैं आपसे राजपूत युग और संस्कृति और उसकी सभ्यता के बारे में कुछ बातें करूँगा। इस तरह से दादाजी अपनी बातें शुरू करते हैं। राजपूत युग की शासन व्यवस्था, सबसे पहले उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में कि राजपूत काल दौरान संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राजसत्ता नहीं थी। कि राजपूत काल जब था तो उस समय संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक ही राजसत्ता नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, यानी कि इनके अलग अलग विभाग थे। सभी प्रदेश की सीमाएं अपने राजा की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। कि सभी जगह सीमाओं पर राजा के जो सैन्य थे वो उनकी शक्ति के आधार पर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ऐसी रहती थी। आपने पिछले पाठ में राजपूत युग के राज्य एवं वंश के बारे में जाना है। यहाँ आप उस समय की शासन व्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और महत्वपूर्ण बाह्य आक्रमणों के बारे में जानेंगे। कि हम सब आगे राजपूत युग के राज्य एवं उनके वंश के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर हमें उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, साहित्य और स्थापत्य वहाँ पर उनका कैसा था, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं शासन व्यवस्था कि उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी। 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे। कि 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े जो राजवंश थे वो शासन करते थे। उस काल दौरान शासक वंशों में कई परिवर्तन आते रहे, लेकिन राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर क्या होता है कि राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से प्राप्त होता था। कि राजा का जो पद था वो वंश के आधार पर ही पारंपरिक रूप से प्राप्त हो जाता था। यानी कि राजा की मृत्यु होती थी तो उसका जो बेटा होता था वह पारंपरिक रूप से वह उस गद्दी पर बैठ जाता था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, यह आवश्यक
नहीं था कि क्या था कि उनका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र ही राजा बने ऐसा आवश्यक नहीं था। राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए पुत्र को युवराज माना जाता था कि बड़े पुत्र को ही नहीं देते थे, पर क्या करते थे कि राजा उसके उत्तराधिकारी के रूप में जिस पुत्र को वो पसंद करते थे उन्हें ही वह देते थे। लोग एवं राज दरबारी चुनाव करके या पसंद करके नियुक्त किए हुए राजाओं का दृष्टांत भी देखने को मिलता है। जैसे कि कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों की मंडली ने गद्दी पर बिठाया था। गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों ने गद्दी के लिए योग्य माना था। राजा को राज्य व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करने हेतु मंत्री नियुक्त किए जाते थे कि उस वक्त क्या होता था कि राज्य की व्यवस्था चलाने में उनकी मदद में वह क्या करते थे कि मंत्रियों को भी नियुक्त किए जाते थे। राजा प्रजा हित का ध्यान रखते थे कि जो राजा थे वो प्रजा के हित का भी ध्यान रखते थे। फिर भी कई बार प्रजा राजा के दोषयुक्त संचालन का भोग बनती थी। इस तरह से संचालन होता था, फिर भी कभी कभी क्या होता था कि प्रजा जो है वो दोषयुक्त संचालन यानी कि संचालन में कुछ अच्छे से नहीं होता था तो प्रजा को इसका भोग बनना पड़ता था। यहाँ पर हमें विचार करना है कि अगर हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कि इस समय हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में हमें क्या करना है, विचार करना है। अंग्रेजों के समय में हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? पहले के समय में राज्य के मंत्री की पसंदगी कैसे होती थी? प्रवर्तमान समय में मंत्री की पसंदगी कैसे होती है? तो इन सब के बारे में हमें क्या करना है, विचार करना है और अपने विचार हमें रखने हैं। अब उस समय की गांव की शासन व्यवस्था देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में ग्राम संस्थाओं का महत्व अधिक था। कि मध्यकालीन भारत में ग्राम संस्था जो थी उसका महत्व अधिक था। ग्राम शासन पंचायत के हस्तगत था कि ग्राम शासन जो था वो पंचायत के हाथ के नीचे था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच था कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उन्हें क्या कहते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें मुखिया या सरपंच कहते हैं। गांव के संरक्षण और न्याय की जिम्मेदारी उसके सिर रहती थी कि पूरे गांव को अच्छे से रखना और न्याय देना, तो ये सब जिम्मेदारी सरपंच पर रहती थी। उसके द्वारा दिया गया न्याय अंतिम माना जाता था कि उस समय वो जो निर्णय करते हैं कोई बाबत पे, तो उसका जो निर्णय है वो अंतिम माना जाता था। फिर भी कई बातों में तो गांव में ग्राम सभा ही न्याय करती थी। उसके द्वारा दिया गया न्याय अंतिम माना जाता था। फिर भी कई बातों में तो गांव में ग्राम सभा ही न्याय करती थी और सभा भी करती थी। आज भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या पंच के बुजुर्गों का मार्गदर्शन लिया जाता है। तो उस समय क्या था कि सरपंच जो है वो पूरे गांव का संचालन करता था। अगर कोई किसी बात पे निर्णय लाना होता है, न्याय देना होता है, तो वह सरपंच ही करते थे। और आज भी हम देखेंगे कि ग्राम्य स्तर पर ग्राम पंचायत या उनके जो बुजुर्ग होते हैं उनका अगर न्याय करना होता है तो इन सब लोगों का मार्गदर्शन आज भी लिया जाता है। इस समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत जमीन महसूल था। कि इस समय क्या था कि राज्य में आवक जो होती थी वो कहाँ से होती थी कि जमीन महसूल, कि जमीन के ऊपर महसूल इकट्ठा करते थे, उसी में उनकी आमदनी थी। हर एक राज्य की जमीन महसूल वसूल करने की रीति अलग अलग थी कि ये सब महसूल वसूल करने की रीति सभी जगहों पर अलग अलग थी। लेकिन ज़्यादातर जमीन उत्पादन का छठा हिस्सा जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था। कि जमीन का जो जितनी जमीन थी उसका छठा हिस्सा जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था प्रजा से। तदुपरांत प्रजा पर अन्य कर भी थे। इसके अलावा और भी जो कर थे वो प्रजा से लिए जाते थे। इन सभी कामों के लिए भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था थी। इसके अलावा बंदरगाह और नाके पर से भी कर इकट्ठा किया जाता था। कि इसके अलावा क्या, जहाँ पर बंदरगाह होते थे वहाँ पर और
और नाकों पर से भी कर इकट्ठा किया जाता था। सामंत लोग कर इकट्ठा करते और राजा को कर देते थे, कि वो जो सामंत बनाए जाते थे वो कर इकट्ठा करते थे और राजा को कर देते थे। अब हम शासन व्यवस्था देखिए। अब हम उस समय का साहित्य कैसा था उसके बारे में देखते हैं कि राजपूत काल दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार का साहित्य अधिक प्रमाण में लिखा गया। कि राजपूत काल दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार के जो साहित्य है वो अधिक प्रमाण में लिखे गए हैं। इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या को खूब प्रोत्साहन मिलता था। कि उस युग में राजाओं की ओर से जो विद्वान थे तो वो विद्या को खूब प्रोत्साहित करते थे। इस समय संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में खूब साहित्य लिखा गया। संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। कि उन्होंने क्या किया था कि संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया था उसका वर्णन किया गया है। ऐसे ही और एक कवि श्री हर्ष ने नल और दमयंती की कथा नैषधचरित नामक महाकाव्य में की है। कहीं राधा आदि गोपियों द्वारा की गई कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रसमय वर्णन किया गया है। कई ऐसे भी काव्य रचे गए हैं जिनमें राजाओं के जीवन चरित और शौर्य गाथाओं का वर्णन भी किया गया है। उदाहरणतया गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित लिखा है। उन्होंने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है। ये जो हम देख रहे हैं तो ये सब खाली जगह और सही गलत और एक वाक्य में उत्तर में ये सब आ सकते हैं कि हेमचंद्राचार्य ने कौन सा साहित्य लिखा है और उन्होंने या फिर सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो तुम्हें इस तरह से भी इसकी तैयारी करनी होगी। इस ग्रंथ के साथ राजा सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य का नाम जोड़ा हुआ है। उस समय पाटन शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। कि ये जो व्याकरण ग्रंथ है सिद्धहेम शब्दानुशासन, तो ये जो व्याकरण ग्रंथ है तो उसके मान में उसके सम्मान में क्या हुआ है कि उस समय पाटन शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए हैं। भवभूति ने उत्तर रामचरित नामक नाटक लिखा है। नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक कहानी संग्रह की रचना की थी। हमारी पाठशाला या फिर नज़दीकी पुस्तकालय में ऐसे कहानी संग्रहों या लोक कथाओं की पुस्तकें होंगी। आइए हम अब क्या करते हैं कि वाचन पर्व की प्रवृत्ति करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि कवि और साहित्यकार, कवि के नाम है और उन्होंने कौन सा साहित्य लिखा है उसका नाम है। कि विशाखा दत्त जो है उन्होंने कौन सी रचना लिखी है, मुद्रा राक्षस। कल्हण ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी। बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित। सोमदेव उन्होंने कथा सरित सागर लिखा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो और मेरुतुंग ने प्रबोध चिंतामणि। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी रचनाओं के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आगे का हम देखते हैं स्थापत्य। कि उस समय में स्थापत्य कैसा था। राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उनमें मंदिरों का निर्माण विशेष था। राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उनमें ज़्यादातर क्या था, मंदिरों का निर्माण जो था वह विशेष था। राजपूत राजा भव्य और कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत ही शौकीन थे। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों, जलाशयों वगैरह से उस समय के स्थापत्य और शिल्प का ख्याल आता है। कि उस समय में विविध तरह के मंदिर, किले, राजमहल, जलाशय आदि सब उस समय में सब स्थापनाएँ की गई थी। उत्तर भारत में इस समय दौरान निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर और
भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला की दृष्टि से प्रख्यात है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उनमें कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर प्रख्यात है। मोढेरा के सूर्य मंदिर की विशेषता यह थी कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के स्थापित प्रतिमा पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार देकर उसको 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप दिया गया था। तो यहाँ पर खजुराहो के मंदिर का भी चित्र दिया है, तांजोर का मंदिर है उसका भी चित्र दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो उन्हें एक रथ का आकार देकर उसको 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप दिया गया था। दक्षिण भारत में एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन इस तरह 3 धर्म की गुफाएं हैं। उनमें कैलाश मंदिर भव्य है। मुंबई के नज़दीक एलिफंटा की गुफाएं आई हुई है। उसमें 3 मुख वाले शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर सारे देश में प्रख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते थे। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर पर ऐसे कई हमले हुए थे कि इस तरह से ये जो भव्य मंदिर बनवाए थे, प्रवेश द्वार बनवाए थे, तो ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारियों ने क्या किया था कि उनको लूटने के लिए उन पर चढ़ाई की थी। और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो बहुत ही भव्य है। तो ऐसे मंदिर पर ऐसे कई हमले, इस मंदिर पर तो कई हमले भी हुए थे। अब आता है मोहम्मद गजनी। ऐसे तो राजपूत युग अपने शौर्य और समर्पण के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ है। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। ईस्वी सन 1000 से 1025-26 दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार चढ़ाई की थी। मोहम्मद गजनी गजना प्रांत का सुल्तान था। हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह पुनः तैयारियां करके आंधी की तरह चढ़ आता था। ऐसे ही एक आंधी की तरह वह सोमनाथ पर चढ़ आया। उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, लेकिन सफलता न मिली कि ये जो मोहम्मद गजनी है वो कई बार उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी और गजनी प्रांत का जो सुल्तान था वो उन्हें हर बार कठिनाई होती है और वो क्या करता है कि हर बार उन्होंने पुनः तैयारी करके वह फिर से आंधी की तरह चढ़ आता था। और ऐसे ही आंधी की तरह वह एक बार हमारा जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उस पर भी चढ़ आया था। उन्होंने चढ़ाई की थी और उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन चल रहा था। तो सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए उस समय के भीमदेव सोलंकी का साथ दिया था, लेकिन उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली थी। अब दिल्ली की सत्ता बदली। गजनी के निधन के बाद गजनी प्रांत पर सत्ता स्थापित करने हेतु वहां के सुल्तानों में जबरदस्त दांवपेच खेला गया। राजपूत शासकों ने इस निर्बलता का लाभ नहीं लिया। इस दौरान गजनी में शहाबुद्दीन गौरी का मजबूत शासन स्थापित हुआ। उसने भारत पर चढ़ाई करने को सोचा। वह भारत पर धन प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि सत्ता स्थापित करने के लिए आया था। शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुआ। उसमें भी अणहिलवाड़ पाटन की महारानी नायिका देवी के सामने मिले पराजय को वह भूल न सका। शहाबुद्दीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम नहीं लिया। आखिरकार दूसरी बार दिल्ली पर चढ़ आता है। ये जो है पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है यहाँ पर। तो पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़ते हैं। साथ ही राजपूत शासकों का साथ न मिला कि जब
दिल्ली पर चढ़ाई होती है तो पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी की हिम्मत से वह अकेले लड़ते हैं और जो उनके साथी थे राजपूत शासक तो उन्हें उनका साथ नहीं मिलता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हो जाता है। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित की, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। शहाबुद्दीन गौरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया। वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हुआ। देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसे थे, क्यों परिवर्तन करने पड़े, ऐसे कई प्रश्नों के बारे में सोचे। शौर्य और समर्पण के सामने गद्दी के लिए दावपेच की शतरंज खेली जाने लगी और दिल्ली की गद्दी अब रक्त रंजित बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है वो पूरा होता है। आप लोगों को इसका अच्छे से अभ्यास करना है और साथ में यहाँ पर दिया गया जो स्वाध्याय है वो आप लोगों को अपनी कॉपी में इसके उत्तर लिखने हैं।